हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं जो कि करंट की बातें हैं एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे दो चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी और दूसरा रहेगा आपका हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके इस लिंक पे जाके मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की वेबसाइट पे शिफ्ट होते हैं, जाते हैं, सो वहां पे आपको आजकल बहुत ऐसे फ्लैश करती हुई मिल जाएगी न्यूज, उम्मीद गाइडलाइंस। तो उम्मीद गाइडलाइंस का एक ड्राफ्ट रिलीज कर रखा है जी काफी टाइम से, और वो ड्राफ्ट के ऊपर ऑब्वियसली सजेशंस मांगे गए थे, बट वो 2 नवंबर 2023 तक सबमिट करने थे। ठीक है, बट जब भी कोई ड्राफ्ट रिलीज होता है ना, तो आप ये मान के चल सकते हैं थोड़ा सा कि वो मोस्टली फाइनलाइज्ड ही होता है, बिकॉज सजेशन के बाद बहुत ज्यादा ब्रॉड चेंजेस या कोई बहुत बड़ी बात चेंज कर दी जाए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। माइन्यूट चेंजेस सजेशंस के बेसिस पे कर दिए जाते हैं। ओके, सो ये जो उम्मीद गाइडलाइंस हैं ये हैं जी प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड से रिलेटेड, और ये स्कूल्स के लिए जारी की गई हैं, क्योंकि आजकल क्या मतलब आज जब से मेंटल हेल्थ की बात उठने लगी है तब से ये बात बहुत देखने को मिलती है कि बच्चे जो है स्कूल लेवल पे स्पेसिफिकली 11th-12th के बच्चे सुसाइड करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो क्या ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्या चीजें हो जाती हैं, वो सब चीजें यहाँ डिस्कस कर रखी हैं कि वो एक सेल्फ हार्म और सुसाइड वाली स्टेज तक आप पहुंच जाते हो। ओके, तो ये स्कूल्स के लिए गाइडलाइंस हैं, उम्मीद गाइडलाइंस हैं, आपको नाम याद रखना है। उम्मीद की अपनी एक फुल फॉर्म है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो देखो, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की वेबसाइट पे ये चीज है, उन्हीं का ये इनिशिएटिव है। जब आप इनकी गाइडलाइंस ओपन करके देखेंगे, मैं वो गाइडलाइंस का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसके ऊपर पहला पेज ओपन करते ही आपको यहाँ उम्मीद गाइडलाइंस लिखी हुई मिलेंगी। यहाँ पे एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ जो है आपको एनसीईआरटी भी मिलेगा लिखा हुआ उसका लोगो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्कूल एजुकेशन की बात आएगी तो एनसीईआरटी डायरेक्टली वहां पर इन्वॉल्व हो जाएगी। ओके, सो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है ये सारी की सारी चीजें। सो मतलब इसमें सबसे पहली लाइन ही आपको ये देखने को मिलेगी कि मेंटल हेल्थ और वेलबींग जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट का, और एनईपी 2020 में भी मेजरली फोकस किस पे किया गया है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, ऐसे ही जब मेंटल हेल्थ की बात आ गई तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी क्लियरली बोलती है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि अच्छी हेल्थ है तो आपके कोई बीमारियां नहीं है। ठीक है, तो महज एब्सेंस ऑफ डिजीज को हम नहीं बोल सकते कि आप हेल्दी हैं, जबकि कंप्लीट सेंस में अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग को हम हेल्दी बोलते हैं, ना कि सिर्फ बीमारी की एब्सेंस को। तो यहां पे निकल के आती है जी उम्मीद गाइडलाइंस कि स्कूल्स जो है वो किस चीज का ध्यान रखेंगे। उम्मीद की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। पहली तो उम्मीद है किससे, प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड से रिलेटेड गाइडलाइंस है, स्कूल्स के लिए है ये चीज, और दूसरी चीज इसकी गाइडलाइन। उसके अलावा फिर चीजें सिर्फ समझने की बच जाएंगी, आपके लिए कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगी। ओके, सो उम्मीद में यू मतलब अंडरस्टैंड करना है, मोटिवेट करना है, मैनेज करना है, बच्चों को एम्पैथाइज करना है, उनको एम्पावर करना है और उनको डेवलप करना है या उनके डेवलपमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ना, अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, पावर, डेवलप, इसको कहीं डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, बट ये फुल फॉर्म है इस उम्मीद की। ओके, उम्मीद इज लाइक वो होता है ना, अ रे ऑफ होप, तो वो किरण है, ये उम्मीद की किरण वाली सिचुएशन है, होप वाली। सो उम्मीद गाइडलाइंस में उम्मीद की फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर फर्दर बात करें तो ये स्किल कुछ एक स्किल्स होती हैं जो हमने लाइफ स्किल के दौरान भी बात की थी कि अंडरस्टैंड करना, एक्सप्रेस करना, इमोशंस को रेगुलेट करना, उसके साथ साथ एक एबिलिटी होना कि जो जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जो जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हैं, आप उनके प्रति अडेप्ट हों और उन चैलेंजिंग सिचुएशन से आपको कोप करना आए, डील करना आए। ओके, तो वो जो स्किल्स है ना वो बहुत जरूरी हो जाती हैं अच्छी मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए। हमें क्या करना है, उन्हीं से रिलेटेड स्टेप्स लेने हैं ताकि हम इंडिविजुअल की या स्पेसिफिकली स्कूल के लेवल पे तो हम बच्चे की गाइड, अगर मेंटल हेल्थ को देखें, वेलबींग को देखें, तो एक उनकी हैप्पी लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए हमें स्टेप्स लेने हैं ताकि हम उनकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएं। तो जब स्टूडेंट्स जो हैं वो मैनेज नहीं कर पाते ना कुछ सिचुएशंस में, अपने जो पर्सनल सोशल इश्यूज होते हैं या कंसर्न्स होते हैं, उनको जब वो इफेक्टिवली नहीं मैनेज कर पाते तो बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलते
मिलते हैं कि आपसे चीजें संभल नहीं रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, प्रेशर हो, एग्जाम का प्रेशर हो, फ्रेंडशिप का प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो, वट एवर इट इज। तो जब सिचुएशन जो आपकी पर्सनल सोशल इश्यूज हैं वो आपसे नहीं संभल रहे होते, तो एक कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस देखी जा सकती है बच्चों में, डिससेटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग्स, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, एक वर्थलेसनेस। तो वो वाली जो सिचुएशंस है ना, हेल्पलेसनेस वाली, सो वो आपको फीलिंग दिखेंगी। ये सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज है जब आप अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, और इन्हीं इश्यूज के चलते एक एक्सट्रीम केस में आ जाती है चीजें सेल्फ हार्म पे, कि एक तो आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप सैड हैं, वो एक अलग सिचुएशन है, बट यही फ्रस्ट्रेशन, यही सैडनेस जब एक्सट्रीम में पहुंच जाएगी तो सेल्फ हार्म की स्थिति आ जाती है, आप खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और उसमें एक चीज इंक्लूड हो जाती है, सुसाइड। ओके, हमें क्या करना है, हम मान के चल रहे हैं उम्मीद गाइडलाइंस के अंडर कि हर एक बच्चा मैटर करता है, एवरी चाइल्ड मैटर्स। सो ये बिलीफ के साथ हम ये गाइडलाइंस लेके आए हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड। विजन क्या रहेगा कि आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत है स्पेसिफिकली स्कूल्स की तरफ से, कि आप जो है सुसाइड्स को प्रिवेंट कर पाएं, ऐसे इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है। ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं कि वो स्कूल्स लेवल पे जो, मतलब बेसिकली ये गाइडलाइंस स्कूल्स के लिए हैं कि वो सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें बढ़ाएं, एक सपोर्ट बढ़ाएं बच्चों के प्रति, ताकि जो सेल्फ हार्म रिपोर्ट हो रहे हैं या सेल्फ हार्म की स्थिति आ रही है वो ना हो। ठीक है, इन गाइडलाइंस में अगर फर्दर एम्फेसिस करें, सो ये नर्चर कर रही है पार्टनरशिप किसके बीच में, स्कूल, पेरेंट्स और कम्युनिटी के बीच में, ताकि एक सोसाइटल सपोर्ट, एक मतलब वो होता है ना कि कैसे सब लोग मिलके, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स मिलके सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो स्टिग्मा को रिड्यूस कर सकते हैं कि जो सुसाइडल बिहेवियर से एसोसिएटेड है, कि अच्छा ठीक है, ये तो मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चा चला गया तो उसको छोड़ दो, अब उसको कोई वापस नहीं ला सकता वाली सिचुएशन। तो एक जो सुसाइड से रिलेटेड या सुसाइडल बिहेवियर से रिलेटेड एक स्टिग्मा अटैच्ड है, उसको हमें कम करना है, ताकि हम इसके बारे में बात करेंगे तो चीजें फिर सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। पॉइंट उठता है कि सुसाइड क्यों होते हैं, व्हाई सुसाइड हैपेंस। तो सुसाइड ओवरऑल देखा जाए ना तो एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है पर्सनल और सोशल फैक्टर्स का, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई एक इवेंट गड़बड़ हो गया जिंदगी में और आप सुसाइड करने चल पड़े, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स मिलजुल के वो सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वो बच्चा या वो जो इंसान है, इंडिविजुअल है, वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है। ठीक है, सो इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी एट लार्ज। स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे ट्रांजिशन फेजेस से जाते हैं। क्या ट्रांजिशन हो सकते हैं, होम टू स्कूल, या एक स्कूल से दूसरे स्कूल आप जब ट्रांजिशन होता है आपका, या स्कूल से कॉलेज में आप जाते हैं, या कई बार कोई पेरेंट को, सिबलिंग को, फ्रेंड को या नियर डियर वंस को आप लूज कर देते हैं। अगर बहुत बहुत रो लैंग्वेज में समझाया जाए आजकल के स्टूडेंट्स को, तो इट्स लाइक ब्रेकअप हो गया किसी का। सो वो ब्रेकअप में भी तो एक जो आपका फ्रेंड था या आपकी फ्रेंड थी वो दूर ही चला गया ना आपसे। ठीक है, सो आपने लूज कर दिया एक तरीके से। दूसरी चीज, कई बार पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, कोई और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं इस सिचुएशन में बहुत सारी अलग अलग फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं, और उसकी वजह से वो फिजिकल चेंजेस, अपीयरेंस, मतलब बहुत सारी चीजें हैं देखा जाए तो। ठीक है, सो बहुत सारे कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से आप फ्रस्ट्रेशन या उस सिचुएशन में जा सकते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ सकते हैं जो आपसे नहीं हैंडल हो रहे हैं। ठीक है, बच्चों में, टीनेजर्स में फिजिकल चेंजेस आते हैं अपनी अपीयरेंस को लेके या पीयर प्रेशर को लेके, और भी बहुत सारे प्रेशर्स आपको बच्चे के ऊपर देखने को मिलते हैं। सो वो एक उनमें से बहुत सारे रीजंस मिलके एक कॉम्प्लेक्स एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ये चैलेंजेस बच्चा फेस कर रहा है और उसके दौरान आपने एक सिंगल छोटा सा इनसेंसिटिव कमेंट अगर पास कर दिया, तो फिर वो उस एक कमेंट की वजह से भी एक पोटेंशियल हार्म की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि जो डैमेजिंग नोशंस हैं, चाहे बच्चों के आपस में कंपैरिजंस हो या फेल हो गए उसको लेके जो एक हवा बना होता है, तो वो फेलियर का परसेप्शन हो बच्चों के माइंड में, या एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं रही है, या आपने किसी टास्क में, किसी चीज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सो वो सारी चीजें, मतलब उनकी वजह से जो एक डर बैठा होता है ना, उसको डिस्कार्ड करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑल्दो हर एक इंडिविजुअल बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करता है कि वो कैसे ना कैसे करके अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर ले। बहुत बार तो बच्चे पेरेंट्स तक से शेयर नहीं करते कि वो क्या बोलेंगे। ठीक है, सो वो अपने आप डील करने की कोशिश करते हैं, ये आप देखने को मिलेगा आपको जब आप स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। बट जब आप अटेम्प्ट करते हैं ना टू डील
विद द स्ट्रेसर बाय इंडिविजुअल, जब वो सक्सेसफुल नहीं होता ना अटेम्प्ट, तो एक हेल्पलेसनेस वाली स्थिति अवेलेबल मतलब हो जाती है, आपके पास सामने आ जाती है कि आप हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि आप किसी से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, आप जो है बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, आपने सारी चीजें ट्राई करके देख ली हैं। सो वो एक सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है जब आप कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो रही हैं चीजें जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन जो है एक बहुत मुश्किल स्टेज पे बच्चे को लाके खड़ा कर देती है, ठीक है। तब वो एक चीज वहां पे आ जाती है कि वो डेस्परेटली अटेम्प्ट करते हैं, बट जब वो चीजें नहीं होती तब वो सिचुएशन उनको सुसाइड वाली पोजीशन पे लाके खड़ा करती है। ओके, जिस बच्चे के इंडिविजुअल थॉट्स या जिस इंडिविजुअल के आपको सुसाइडल थॉट्स नजर आएंगे, वो जो एक्सपीरियंस है उनका, वो उनकी फीलिंग्स में, होपलेसनेस में, आइसोलेशन, सेल्फ हेट्रेड, तो वो सारी चीजों में उनको दिखेगी क्योंकि उस पॉइंट पे उनको और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि जो रास्ते थे वो ट्राई करके देख चुके हैं अपनी तरफ से, राइट। तब जाके वो इस स्थिति में पहुंचे हैं सामने से। सो दे आर नीड नॉट एबल टू सी एनी अल्टरनेटिव्स, तो उनको कोई समझ नहीं आ रहा है कि आगे वो क्या करें, और उनके पास एक ही ऑप्शन उनको नजर आता है कि बस अब तो लाइफ खत्म है, तो डेथ ही एक सॉल्यूशन है। सो तब जाके वो उस एक्सट्रीम सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक चीज हुई और वो सुसाइड के लिए खड़े हो गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे वार्निंग साइंस आपको नजर आते हैं, इंडिकेशंस नजर आते हैं सेल्फ हार्म के हों, तो जो टाइमली आइडेंटिफाई करने बहुत जरूरी है ताकि किसी की लाइफ को बचाया जा सके। बिकॉज अगर ये जो साइंस हमें दिख रहे हैं, वार्निंग साइंस, ये बहुत मतलब फैटल हो सकते हैं। अगर आपने इनको मिस कर दिया तो किसी बच्चे की जान जा सकती है, इंडिविजुअल की। ओके, कारण क्या होता है? कारण अगेन कॉम्प्लेक्स होती हैं चीजें, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करती हैं। सो बट ये इंपॉर्टेंट है कि सुसाइड जो है वो एक इंपल्सिव एक्ट हो सकता है जो कि इमीडिएट स्ट्रेस कॉजिंग इवेंट्स की वजह से हो। सो मतलब बहुत सारे इवेंट्स आपके इकट्ठे हो गए जिस वजह से आपने उस टाइम सोच लिया, बट अभी दूसरा मोमेंट तो नहीं है ना। कई बार होता है ना कि वो आपने सुना होगा कि बस वो एक मोमेंट होता है, अगर उस मोमेंट में कोई आपको बचा ले ना, सरपास हो जाए अगर वो मोमेंट, तब फिर दोबारा से नहीं आती वो चीजें, राइट। So every suicide is a clear reminder of compromised mental well-being. So individual level पे जो ineffectiveness है, चीजें हैं वो सही से काम नहीं कर रही हैं, तो वो mental state आपकी compromised होती है और वो चीजें clearly आपको एक suicide से नजर आएंगी। अब कुछ एक मिथ्स हैं और कुछ एक फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो कभी कोई साइन नहीं देते, कि कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, सडनली ये कैसे हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है जी, ये मिथ है। सुसाइडल इंटेंशंस जो है वो यूजुअली आपको वर्ड्स में, एक्शंस में कहीं ना कहीं नजर आएंगे, बट वो अननोटिस्ड चले जाते हैं, यानी किसी ने ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। साइंस तो थे बट ध्यान नहीं दिया गया। ओके, ये फैक्ट है। टॉकिंग अबाउट एंडिंग वंस ओन लाइफ इज ऑलवेज एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, तो ये मिथ है। कई बार ये होता है कि ये मिथ है कि ये हर बार बात करता रहता है एंड अपनी लाइफ एंड के बारे में या सुसाइड के बारे में। सो ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ताकि सब लोग इसके ऊपर फोकस करें, ध्यान दें। तो नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, ये एक मिथ है। अगर कोई शेयर कर रहा है सुसाइडल थॉट्स या सेल्फ हार्म अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको सीरियसली लिया जाना, सेंसिटिविटी से उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो वो उसको सीरियसली लिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कसिंग सुसाइड विद एन इंडिविजुअल एट रिस्क में इंक्रीज देयर लाइक्लीहुड ऑफ अटेम्प्टिंग इट, यानी कि अगर आप सुसाइड के बारे में डिस्कस करते हैं या कोई इंसान डिस्कस कर रहा है तो वो लाइकली मतलब उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो सुसाइड करेगा ही अगर कोई डिस्कस कर रहा है। तो नहीं, ये मिथ है, ऐसा नहीं है। जब आप डिस्कस करते हैं वो तो एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन है बल्कि हमारे लिए, कि आपने जब डिस्कस कर ली चीजें, अपने मन में जो थॉट्स थे वो बाहर निकाल दिए, तो वो प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि आप बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें। और जब आप डिस्कस कर ही रहे हैं तो वो ओपन कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रही है ना चीजें। सो ये फैक्ट है, ना कि यहां पे आपका मिथ। मतलब ये वाली मिथ है कि इंक्रीज हो जाएंगे चांसेस, बल्कि अगर आप बातचीत करेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड होगा, ना कि सुसाइड करने के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। वन हु हैज डिसाइडेड टू अटेम्प्ट सुसाइड कैन नॉट बी स्टॉप्ड। सो ये मिथ है कि बस उसने तो सोच ही लिया था, अब उसको कोई नहीं रोक सकता सुसाइड करने से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप टाइमली सपोर्ट करेंगे, इंटरवीन करेंगे, तो आप सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। Anyone who attempts suicide is weak, coward, और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। जो अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड वो एक मतलब होता है ना, डेथ को लास्ट ऑप्शन की तरह देखते हैं कि उनके पास जो एक्सट्रीम स्ट्रेस हो गया है ना, उससे डील करने का और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उनके अकॉर्डिंग वही रास्ता बचता है, इसलिए वो रास्ता अपनाते हैं, ना कि इसलिए कि वो वीक हैं।
ओके जब आप हेल्प लेते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो वो हेल्प नहीं करती सुसाइड प्रिवेंशन में। ये भी एक मिथ है, क्योंकि जब आप हेल्प मांगते हैं ना तो वो आपकी स्ट्रेंथ शो करता है। जब आप ओपनली अपने डिस्ट्रेस के बारे, अपने स्ट्रेस या चीजों के बारे में उस इंसान से शेयर करते हैं जो इस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, सो वो आपकी स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि आपने हिम्मत करके वो बात सामने रखी है, वरना बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार आप अपने साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आप किसी से लव्ड वन से हर्ट हो जाएं, सो आपके मन के अंदर वो बात होती है बट आप कह नहीं पाते हैं, ठीक है। सो वो बात अगर कोई कर रहा है तो ये तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो गई ना उस इंसान की। सो ये फैक्ट हो गया। ओके अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सुसाइड को इन्फ्लुएंस करेंगे। ये कुछ एक रिस्क फैक्टर्स हैं और कुछ एक प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। अब ये इंडिविजुअल से रिलेटेड हो सकते हैं, स्कूल से रिलेटेड हो सकते हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं। सो एक एक करके इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंडिविजुअल से रिलेटेड अगर आप रिस्क फैक्टर देखेंगे तो अगर किसी की हिस्ट्री है डिप्रेशन की या किसी मेंटल इलनेस की या चाइल्डहुड में कोई अब्यूज का, वायलेंस का, इस तरीके का कोई खराब एक्सपीरियंस रहा है तो वो एक रिस्क फैक्टर है कि सुसाइड के चांसेस ज्यादा है। बिकॉज जब आप एक एक्सट्रीम सिचुएशन में फंस गए हैं तो आपको और भी पुरानी सारी चीजें याद आ जाएंगी, राइट। सो वो एक मतलब रिस्क फैक्टर है हमारे लिए। प्रीवियस अटेम्प्ट्स, अगर आपने सेल्फ हार्म का, सुसाइड का पहले भी अटेम्प्ट किया है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। होपलेसनेस एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप सोशल मीडिया से एडिक्टेड है, गेमिंग है या फिर सब्सटेंस यूज या जो भी ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल, वो सारी चीजों से एडिक्टेड है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है कि चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। पुअर सेल्फ एस्टीम, यानी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है तो आप बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, तो वो कम्युनिकेशन का तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं ना, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो गया। अगर आपको क्रोनिक पेन हो रहा है कहीं पे या टर्मिनल इलनेस है तो उस पॉइंट पे भी एक रिस्क फैक्टर है कि वो सुसाइड की तरफ जा सकता है इंसान। इंपल्सिव वायलेंट बिहेवियर या इंटरनल प्रेशर कि आपको जिंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, सो वो इंटरनल प्रेशर भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सुसाइड में आ जाएगा। ये इंडिविजुअल के लेवल पे हैं चीजें। अगर प्रोटेक्टिव में देखेंगे तो अगर आपकी लाइफ में एक पर्पस है तो आप उसी की तरफ काम करेंगे तो वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है, आप नहीं सोचेंगे सुसाइड या उन चीजों के बारे में। अगर आप हेल्दी तरीके से कोप कर लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में हैं, तो भी एक बेटर प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह काम करेगा। विलिंगनेस इन सीकिंग हेल्प कि अगर आपको कोई गड़बड़ लग रही है तो आप हेल्प लेने से हिचकिचाते नहीं हैं, आप विलिंग हैं, अपनी इच्छा से हेल्प ले रहे हैं, सामने से हेल्प मांग रहे हैं कि यार हेल्प मी। ओके एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस इमोशंस, तो आप अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने इमोशंस को और उनको मैनेज कर पाते हैं सो वो एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम एक जो है आपका प्रोटेक्टिव फैक्टर रहेगा। रेगुलर परस्यूट ऑफ हॉबीज, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव एक्टिविटीज, तो अगर आप इन चीजों की तरफ हैं तो वो भी प्रोटेक्टिव फैक्टर में इंक्लूडेड रहेंगे। बेसिकली जो जो अच्छी चीजें हैं इंडिविजुअल के लेवल पे वो सारी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं कि आप अपनी वीकनेस, स्ट्रेंथ, सारी चीजें पता है, आप स्टडीज में या अदर एक्टिविटीज में एंगेज्ड रहते हैं, सो खाली नहीं बैठे हैं, होता है ना खाली दिमाग शैतान का घर, सो वो खाली दिमाग वाली सिचुएशन में फिर भी रिस्क फैक्टर आ जाता है। ओके स्कूल लेवल पे देखें तो रिस्क फैक्टर में आ जाएगा अगर स्कूल का एनवायरमेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्कूल एनवायरमेंट जहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है, बुलिंग है, हरेसमेंट, ह्यूमिलिएशन, आइसोलेशन, या मान लो एग्जाम का पीरियड, कुछ एक क्रिटिकल पीरियड्स हो गए, एग्जाम रिजल्ट्स आ गए या स्ट्रेसफुल पीटीएम रही है, तो जो ट्रांजिशन फेजेस हैं कि आप अपर प्राइमरी से जो है सेकेंडरी में जा रही हैं या स्कूल से कॉलेज में जा रही हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर स्कूल और फैमिली का कनेक्ट नहीं है तो वो एब्सेंस भी एक रिस्क फैक्टर में आएगा। और एकेडमिक प्रेशर अगर स्कूल की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से है तो वो भी रिस्क फैक्टर में आएगा। प्रोटेक्टिव में क्या होगा, इसका एग्जैक्ट उल्टा, पॉजिटिव की यहाँ पे नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव स्कूल एनवायरमेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आएगा। एनरिचिंग एक्टिविटीज, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, ओपन कनेक्शन है स्कूल और फैमिली के बीच में, ये प्रोमोटिव मेंटल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं जहां पे सोशल इमोशनल लर्निंग के ऊपर फोकस है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर फोकस है, करियर सपोर्ट प्रैक्टिसेस, गाइडेंस, काउंसलिंग दी जा रही है, तो वो सारे के सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर में आ जाएंगे। फैमिली के लेवल पे अगर बात करें तो फैमिली में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो रिस्क फैक्टर है, चाहे वो डाइवोर्स हो, सेपरेशन हो, फाइनेंशियल हार्डशिप्स हो, तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर में आएंगे। पेरेंटल नेग्लेक्ट की अगर पेरेंट्स नेग्लेक्ट कर रही हैं या अब्यूज है पेरेंट्स की तरफ से या एक्सेप्टेंस नहीं है फैमिली मेंबर्स के द्वारा वो चीजें, या किसी लव्ड वन को आपने खो दिया है, देन फैमिली हिस्ट्री अगर है कोई सुसाइड की, या पेरेंटल मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, सिबलिंग्स के साथ राइवलरी है, क्रिटिसिज्म या बुलिंग है, फैमिली
फैमिली में ही बुलिंग है। ओके, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि बस बिल्कुल अगर 1000 नंबर का पेपर है तो 2000 आ जाएं आपके बच्चे के। सो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रिस्क फैक्टर हो सकती हैं। प्रेशरिंग स्टूडेंट्स इनटू प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि भाई आपको तो आईएएस ही बनना है तो आप यही तैयारी करो, तो वो आप प्रेशर डाल रहे हो बच्चे को, वो नहीं करना है, उसको म्यूजिशियन बनना है, आप उसको आईएएस बनाने पे तुले हुए हो, तो वो सिचुएशन भी एक रिस्क फैक्टर में चली जाएगी फैमिली की तरफ से। ओके, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होंगे? अगर स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉन्ड्स हैं आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, सिक्योर या स्टेबल सेफ होम एनवायरनमेंट है, पीसफुल एंड इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि दिक्कतें तो हर एक फैमिली में होते हैं, लेकिन आप उसको बातचीत के जरिए किस तरीके से पीसफुली और इफेक्टिवली आप उसको रिजोल्व करती हैं, वो अगर आपकी फैमिली में है तो वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में चीजें आ जाएंगी। ऐसे ही कम्युनिटी और सोसाइटी की तरफ से भी होती है। कई बार मेंटल हेल्थ को या मेंटल इलनेस को एक स्टिग्मा की तरह लिया जाता है, सीधा इंसान को पागल ही करार कर दिया जाता है, कोई उससे बात नहीं करता कि अरे उसका तो दिमाग फिरा हुआ है, वो पागल है। सो वो एक रिस्क फैक्टर में आ जाएगा। कम्युनिटी की प्रैक्टिसेस होती हैं डिस्क्रिमिनेशन या डेप्रिवेशन को लेके, या दूसरा लैक ऑफ एक्सेस हो सकती है मेंटल हेल्थ केयर। मतलब अभी कोविड के बाद ही तो बात होने लगी है, उससे पहले तो बात भी नहीं होती थी, ये गाइडलाइंस भी अभी आने लगी, उससे पहले तो ज्यादा बातचीत हमने कभी सुनी नहीं ना, तो वो रिस्क फैक्टर में है वो चीजें। कम्युनिटी वायलेंस या आप एक डिजास्टर या इमरजेंसी या इनसेंसिटिव चीजें आप देख रहे हैं, या इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग है सुसाइड केसेस की, तो वो रिस्क फैक्टर में चला जाएगा। और इसी के ऑपोजिट फैक्टर्स प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, जहां पे स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स हैं, मेंटल हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस है आपको, बेटर रिसोर्सेज आपके पास हैं, रिड्यूस्ड एक्सेस टू लीथल मीन्स ऑफ सुसाइड, की आप जिन जिन तरीकों से सुसाइड कर सकते हैं वो आपको एक्सेस ही नहीं है, उनकी रिड्यूस्ड एक्सेस है। ओके, कल्चरल वैल्यूज या एनकरेजिंग वैल्यूज ऑफ लाइफ, तो ये सारी की सारी पॉजिटिव चीजें रहेंगी जो सोसाइटी की तरफ से या कम्युनिटी की तरफ से जो प्रोटेक्टिव फैक्टर की तरह काम करेंगी। अब वार्निंग साइंस क्या होंगे कि बच्चा रिस्क पे है, तो किस तरीके की बातचीत कर रहा है ना बच्चा, उसके वर्बल क्यूज या फिर उसकी सिचुएशन या उसके ऑब्जर्वेशन से आप पता लगा सकते हैं कि ये वार्निंग साइंस तो शो नहीं कर रहा बच्चा। सो वो फीलिंग्स में नजर आ सकते हैं आपको वार्निंग साइन, जैसे होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, जैसे बच्चा बोल रहा है कि थिंग्स विल नेवर गेट बेटर, मतलब इसके बाद तो कोई पॉइंट है ही नहीं ट्राई करने का ना और ज्यादा, या कोई हेल्प ही नहीं करता मेरी प्रॉब्लम्स में, या मुझे और कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की बातचीत अगर आपको नजर आई, या मैं तो यूजलेस हूं, वर्थलेसनेस नजर आ रही है इसके अंदर कि मैं तो इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं, ठीक है, या कोई गिल्ट कि मैं तो बस दूसरों के ऊपर बर्डन बन गया हूं, या आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो किस में आ जाएंगी, वो फीलिंग्स में शो कर रहा है बच्चा, और वो वार्निंग साइंस है कि रिस्क के ऊपर है, उसको एक बार बात करना, उससे समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही बिहेवियर्स में नजर आएगा कि वो दूर दूर आइसोलेशन में आपको नजर आएगा, विड्रॉइंग फ्रॉम फ्रेंड्स, क्लासमेट, फैमिली, आप सबसे दूर दूर हो रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन रही है, मूड स्विंग, सडन मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वर्बल क्यूज भी होते हैं कि आई वॉन्ट बी अराउंड फॉर लॉन्ग, मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं हूं, मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगी, इस टाइप की बातें, तो वो बिहेवियर में आपको नजर आएंगे। आपके भूख या एपेटाइट या स्लीपिंग पैटर्न में चेंज नजर आ रहे हैं कि आपको या तो भूख ही नहीं लगती है, या आप ओवर ईटिंग किए जा रहे हो, राइट, या फिर आप सोते ही नहीं हो या ओवर सोए जा रहे हो, राइट, तो वो बिहेवियर में नजर आएगा। आपने पर्सनल केयर को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया है, आप कंघी नहीं करते हो, आपके गंदे से ऐसे ही कपड़े, सेम कपड़े पहने घूमते रहते हो, ध्यान नहीं रखते हो अपने से रिलेटेड चीजों का, सो ये भी वार्निंग साइंस में इंक्लूडेड रहेगा। कुछ एक एक्शंस जो आपको नजर आ सकते हैं कि बच्चा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है किसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में जिसमें शायद पहले करता था, राइट, रेकलेस बिहेवियर आपको नजर आए, आपने सब्सटेंस यूज शुरू कर दिया, स्मोकिंग, अल्कोहल, या फिर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं सेफ्टी के प्रति, या आप सेल्फ हार्म जो है उन चीजों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सो वो सारी की सारी चीजें, या आप सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे थॉट्स शेयर कर रही हैं जो सेल्फ हार्म से रिलेटेड हैं, ठीक है, या डिक्लाइनिंग इन पुअर जो है आपकी परफॉर्मेंस इन स्कूल एक्टिविटीज, कि आपकी अटेंडेंस पुअर है, आपकी ओवरऑल क्वालिटी एकेडमिक्स में, स्कूल के काम में, सारी चीजों में डाउन जाती जा रही है, आप डिटैच्ड फील कर रहे हो विदाउट एनी रीजन, इट्स लाइक आप जो है रिटर्न कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के दिए हुए गिफ्ट विदाउट एनी रीजन, ठीक है, गुड बाय बोल रहे हो क्लासमेट्स को, या कोई एक्साइटमेंट नहीं है अपने फ्रेंड्स से मिलने का, स्कूल जाने का कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तो वो सारे के सारे एक्शंस में आपको नजर आ जाएगा। तो वो नजर अगर आ रहा है ना तो उसको ऑब्जर्व करना और रिस्पॉन्ड करना वो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करेंगे। एक प्लान ऑफ एक्शन स्कूल्स में होना चाहिए जिसके लिए ये ड्राफ्ट रेडी किया गया है,
प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड, उसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है, जहां पे एंटायर स्कूल को एक जो है टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा उस इश्यू को एड्रेस करने के लिए। और भी बहुत सारे एक्शंस जो हैं प्रिवेंशन से रिलेटेड आपको लेने पड़ेंगे। आप प्रोएक्टिव स्टेप्स लें, जो भी चीजें अब तक हमने बात की है, वार्निंग साइंस की है, जो जो चीजें, उन सब पे टीचर्स भी गौर फरमाएं और लोग भी ध्यान रखें, पेरेंट्स भी ध्यान रखें। सो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जैसे ही आपको कोई वार्निंग साइन नजर आए, आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। ओके, सो अगर और डिटेल में बात करें तो आपको सबसे पहले तो एक सेटअप करना है स्कूल वेलनेस टीम का, यानी SWT आपको बनानी है। एक पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है, यानी जितने भी जो हमने प्रोटेक्टिव फैक्टर्स की बात की वो होने चाहिए, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो स्कूल्स में है, चाहे वो आपके जो है इंडिविजुअल के साथ हैं। देन जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, रिस्पॉन्ड करना है इमीडिएटली। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अगर रिस्क पे आपको नजर आ रहा है, वार्निंग साइंस हैं, तो आप रिस्पॉन्ड कीजिए और बातचीत कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। प्लस जो भी स्कूल ने एक्शंस लिए हैं उनको अप्रेज करना भी जरूरी है। इसमें से अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें तो SWT का बनना, स्कूल वेलनेस टीम, तो स्कूल वेलनेस टीम के लीडर कौन होंगे? स्कूल प्रिंसिपल, और जो स्कूल के काउंसलर, अगर है स्कूल में काउंसलर वो, अदरवाइज कोई भी एक टीचर, वो टीम कोऑर्डिनेटर रहेगा। उसके साथ साथ एक टीचर हर एक स्टेज से, जो हमने NEP में 4 स्टेजेस पढ़ी, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, तो 4 टीचर्स यहां से हो गए। मतलब हर एक स्टेज से एक टीचर जो है वो हम यहां इस कमेटी में या इस जो वेलनेस टीम है इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। जो ऑलरेडी हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, वहां से एक पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव और एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव, 2 लोग यहां से हो गए, यानी 4 और 2 6। पीयर मॉनिटर्स लीडर्स, 1 फ्रॉम ईच स्टेज, मिडिल एंड सेकेंडरी, तो मिडिल और सेकेंडरी स्टेज से 2 बच्चे यहां से हो गए, मतलब या तो मॉनिटर या कोई लीडर, तो एक मिडिल स्टेज से, एक सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी इज लाइक 9 to 12 से एक बच्चा लेना है। ओके, देन स्कूल मेडिकल ऑफिसर या स्टाफ नर्स, वो भी एक रहेगा, और एक स्कूल सपोर्ट स्टाफ रहेगा। तो बेसिकली 4 और 2 6 और 2 8 9 10 11 12 लोग हो गए इस स्कूल वेलनेस टीम में। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, ये सफाइस नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि ये सब कुछ मैनेज कर ले। जो बाकी स्टेक होल्डर्स है ना, चाहे वाइस प्रिंसिपल है, हेडमास्टर या हेड मिस्ट्रेस है, टीचर्स हैं, अदर स्टूडेंट्स हैं, और जो सपोर्ट है कि सपोर्ट स्टाफ हो गया या वार्डन्स हो गए, फैमिलीज हो गई, या और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो किसी न किसी तरीके से बच्चे से, स्कूल से कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स में आ जाएंगे और उनकी भी हमें कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। सो ऐसा नहीं है कि हम लिमिट कर दें कि भाई 12 ही लोग हैं, नहीं, यहाँ पे 12 तो कम से कम है ही, उसके साथ साथ बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ वो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, तभी जाके हम चीजों को बेटर कर पाएंगे। ओके, देन बात आती है जी, जो हम बोल रहे हैं ना कि एक पॉजिटिव स्कूल का एनवायरनमेंट हमें प्रमोट करना है। सो उसके लिए भी एक्शंस, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए आप क्या करेंगे? आप पीयर सपोर्ट को एनकरेज करेंगे ताकि पीयर इंटरेक्शन बढ़े, सीखें एक दूसरे से, कुछ क्लब इवेंट्स या एक्टिविटी के लिए ग्रुप बनाए जाएं, या फिर आप ऑर्गेनाइज करें रेगुलर बेसिस पे कुछ एक स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज, जैसे योगा, मेडिटेशन, आर्ट, म्यूजिक, गार्डनिंग, मतलब इस तरीके की चीजें आपको एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवानी है स्कूल लेवल पे, तभी तो आप एक अच्छा एनवायरनमेंट स्कूल में क्रिएट कर पाएंगे, राइट। प्रोवाइडिंग चैनल्स फॉर एक्सप्रेशन, तो आप मतलब बच्चे को अगर दिक्कत हो भी रही है तो वो कहाँ एक्सप्रेस करे? सो एक ट्रेन्ड काउंसलर होना चाहिए, हेल्प बॉक्सेस होने चाहिए ताकि अगर वो बात बोलना नहीं चाह रहा तो लिख के उन बॉक्सेस में डाल दे, राइट। तो वो अवेयरनेस फैलाते हुए वो चीजें होनी चाहिए स्कूल में। सजेशन बॉक्सेस होने चाहिए, कंपाइलिंग रिसोर्सेज टू सीक सपोर्ट, तो आपको हेल्प के लिए भी कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए, लाइक आपने कोई फोन नंबर दिया है, कोई ईमेल आईडी दी है काउंसलर की या SWT के जो मेंबर्स हैं उनकी, या आपने कोई ब्राउशर या पैम्पलेट की ये रिस्क हो सकते हैं, ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, ये वार्निंग साइंस हैं, ताकि बच्चा खुद भी समझे कि उसके साथ हो क्या रहा है, राइट। इंटीग्रेटिंग मेंटल वेलबींग इन स्कूल फंक्शनिंग, तो स्कूल में जो भी रोजमर्रा के काम हो रहे हैं, लाइक असेंबली हो रही है, अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, ओपन डिस्कशन हो रहे हैं, उनमें भी मेंटल वेलबींग को एक पॉइंट बनाया जाए और एक इंटीग्रेशन फैक्टर वहां पे ये होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक स्कूल के बियॉन्ड भी आपको एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, राइट। यानी आप जब लॉक करें एम्प्टी क्लासरूम्स को ताकि बच्चा वहां जाके छुप के या रो ना रहे हो या पता नहीं क्या कर रहे हो, सो वो आपको एम्प्टी क्लासरूम्स को लॉक करना, या लाइटिंग अप डार्क कॉरिडोर्स, तो कॉरिडोर्स डार्क ना हो, लाइट हो वहां के ऊपर, देन गार्डन्स क्लीन हो, एक्सेस ग्रोथ ना हो ग्रास की, घास की, तो वो स्कूल लेवल पे चीजें होंगी। अगर स्कूल से बाहर की बात करें, सो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर विजिलेंस या
जो आपके रिवर बैंक्स हैं, ब्रिज हैं, तो जहां जहां ये चीजें, या मेडिकल शॉप्स के ऊपर विजिलेंस, वो ध्यान रखना पड़ेगा हमें, तभी हम एक बेटर एनवायरमेंट, बेटर सोसाइटी बना पाएंगे, राइट। देन एनकरेज करना स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप को, बिल्ड करना अवेयरनेस किसके बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, स्टेगमेटाइज करना, यानी कि एक स्टिग्मा की तरह ना लिया जाए डिप्रेशन को, एंजाइटी को, उसको इंपॉर्टेंस दी जाए। जैसे अगर आपको 104 बुखार हो गया, पेरेंट्स कैसे हवे से उड़ जाते हैं, भाई हमारा बच्चा बीमार है, अगर उसको एंजाइटी हो रही है तब क्यों नहीं उड़ते पेरेंट्स के हवे कि बच्चा एंजाइटी में है, वो परेशान है, बात नहीं कर पा रहा है। सो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, वो डिस्टिग्मेटाइज जो है वो चीजें हमें करनी पड़ेंगी, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को समझना पड़ेगा, बच्चों को भी समझाना पड़ेगा, ठीक है जी। सो ये हमारा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल प्लान रहेगा, जिसमें एक्शन कौन ले रहा है, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स ले रहे हैं। आप स्कूल वेलनेस टीम बना रहे हैं, आप पॉजिटिव स्कूल एनवायरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, किसके लिए, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, और इमीडिएट रिस्पॉन्स हो रहा है, यानी इमीडिएट सपोर्ट दी जा रही है बच्चों को। अगर बच्चे के वार्निंग साइंस दिख रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रहे हैं अगर सेल्फ हार्म की सिचुएशन है। और जब स्कूल इतना कुछ कर रहा है तो स्कूल को भी अप्रेजल मिल रहा है जो स्कूल ने एक्शन लिए हैं उनकी तरफ से, ठीक है। सो ये ओवरऑल जो है वो हमारी उम्मीद की गाइडलाइंस हैं, उम्मीद की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ नई चीजें समझी होंगी, और जो चीजें ऑलरेडी आपको आती थी वो थोड़ी सी रिमाइंड हो गई होंगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।